हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के साथ स्पेक्ट्रम बुक को। आप सभी जानते हैं कि नॉलेज स्काई पर आप सभी के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जाकर नॉलेज स्काई को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है गाइज़, और आप सभी के प्यार भरोसे के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज़। आप सभी के प्यार और भरोसे से नॉलेज स्काई डे बाय डे जो है वो बढ़ता जा रहा है और एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली बनता जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो इंडियन स्पेक्ट्रम की क्लास है, स्पेक्ट्रम बुक की आपकी जो क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आप सभी के साथ कंप्लीट स्पेक्ट्रम बुक को। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि यदि आपको यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से अटैम्प्ट करना है तो फॉर दैट आपको एक रेफरेंस बुक बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। एंड फॉर दैट स्पेक्ट्रम जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक मानी जाती है। इसी को देखते हुए मैंने स्पेक्ट्रम बुक को डिटेल में इस पूरी सीरीज़ में कवर अप करा हुआ है। इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले हम 16 लेक्चर आप सभी के लिए ऑलरेडी डाल चुके हैं और ये जो है बाइलिंगुअल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, सो दैट ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है गाइस। चलिए बिना टाइम को वेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज से जो स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, ये यूपीएससी स्पेशल पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम स्टार्ट करने वाले, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। ये आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव है आप सभी के लिए, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ में यही आना है। और यदि हम बात करें एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपका ये गांधीयन एरा होता है या फ्रीडम स्ट्रगल का जो एरा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज देखने वाले हैं बेसिक बिगिनिंग आज हम देखने वाले हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या क्या तथ्य थे, क्या क्या साक्ष्य थे जो अवेलेबल थे, है ना। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया, क्रांतिकारियों को उद्भव को आगे बढ़ाया, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी। तो वही आज की क्लास में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, है ना। क्रांति की चिंगारी की हम बात करते हैं कि कहाँ से भड़की क्रांति की चिंगारी। देखिए बेसिकली हम बात करें तो 20वीं सदी के शुरुआती दौर में जो है वो क्रांति की चिंगारी भड़कने लगी थी, जो कि बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास से मुख्य रूप से उठ रही थी। अब ये भारत में क्रांति की चिंगारी आई कहाँ से, तो हम सभी को पता है कि उस समय जब ये बहुत सारे देश जो थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के कॉलोनी थे। हम बोल सकते हैं शुद्ध रूप से कि वो गुलाम थे, है ना। कॉलोनी को हम शुद्ध रूप से क्या बोल सकते हैं कि गुलाम थे। अब गुलामी की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो हाहाकार चारों तरफ पूरे विश्व में मचा हुआ था, तो लोग अब इस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना चाह रहे थे। दे वांटेड टू बिकम फ्री पर्सन ऑफ देयर ओन कंट्री, दे वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ देयर ओन कंट्री, है ना। और इसके लिए अलग अलग देशों में जो है वो क्रांतियाँ चलने लगी, चाहे वो रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें चलने लगी तो भारत के आसपास जब ये चीज़ें चल रही थी तो भारत भी एक कॉलोनी था। तो भारत की जो हमने पढ़ा था कि मध्यम वर्गीय शिक्षित जो परिवार थे, है ना, या फिर जो उच्च कुलीन लोग थे जो बाहर जाकर पढ़ रहे थे, जो इन सभी लोगों के संपर्क में आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक स्वतंत्रता की चिंगारी फैलने लगी। वो भी कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र देश के सपने देखने लगे और उन्होंने ही अपने अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो न्यूज़पेपर हों, चाहे वो उनके भाषण हों, चाहे वो उनके अलग अलग इनिशिएटिव रहे हों, आयोजन रहे हों, उनके माध्यम से उन्होंने भारतीयों में और भारतीय लोगों में जो है क्रांति की चिंगारी फैलाना शुरू की। और भी इसके कई कारण थे। उन्हीं सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में, है ना। पूरी क्लास में बने रहें आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास बनेगी बच्चों आप सभी के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि भाई क्रांतिकारियों के उद्भव के मुख्य कारण क्या थे, ऐसे कौन से मेन रीज़न थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का उद्भव कराया। व्हाट वर द मेन रीज़न, है ना, बिहाइंड द एमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो हम सब बात करें यदि इसमें, तो सबसे पहले ये चीज़ थी उदारवादी तरीक़ों की विफलता। अब हम सभी को पता है कि जो कांग्रेस थे, कांग्रेस में दो तरह के लोग थे। कांग्रेस में दो तरह के लोग थे, एक मॉडरेट थे, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, जिन्हें हम मिलिटेंट टाइप भी बोलते हैं, जिन्हें हम उग्रवादी भी बोलते हैं। और जो उदारवादी थे, उदारवादियों ने 1885 से लेकर 1907 तक जो कुछ भी मूवमेंट हुई वो उदारवादी तरीके से हुई और उदारवादियों के प्रतिनिधित्व में हुई। लेकिन हम सभी को पता है कि सूरत में जो कांग्रेस है वो दो भागों में विभाजित हो गया था, उदारवादी दल और उग्रवादी दल, नरम दल और गरम दल लोगों में। जो उदारवादी लोग थे वो अहिंसक तरीके से, याचनाओं के सहारे से
आंदोलनों के सहारे से अंग्रेज़ों से अपनी बात मनवाना चाह रहे थे, लेकिन उनके तरीक़ों से, उनके विचारों से बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था कि वो अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ना चाह रहे थे या फिर अंग्रेज़ों से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना चाह रहे थे। उनकी जो कृत्य थे, उनके जो तरीके थे, उनसे सिर्फ एक ही चीज़ जो थी परिभाषित होती थी, और वो ये कि भाई हम जो हैं वो अपनी बातों को, मांगों को मनवाना चाहते हैं। इससे कहीं से ये भी परिलक्षित नहीं होता था, ये क्लियर कहीं नहीं से नहीं होता था कि भाई वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करते हैं, है ना। उसके बाद चरमपंथी नेता जो थे, उनकी विफलता जो एक सबसे बड़ा कारण बनी, ठीक है। चूँकि उन्होंने युवाओं को बलिदान के लिए आह्वान जरूर किया, लेकिन इनकी ये जो तरीके थे नए संगठन बनाने के या राजनीतिक परिदृश्य बनाने के या उसके थ्रू इन्फ्लुएंस जनरेट करने के, पूरी तरह से क्या हुए थे, फेल हुए थे, ठीक है। और इनका सही तरीके से उपयोग भी नहीं हो पाया था। वहीं हम बात करें, युवाओं ने शांतिपूर्ण राजनीतिक विरोध के सभी रास्तों को सरकारी दमन के तहत क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। मतलब युवाओं ने शांतिपूर्ण ढंग से शासन के खिलाफ जो विद्रोह करे, उन्हें दमनकारी नीतियों से, ब्रिटिशर्स अपनी दमनकारी नीतियों से क्या करते थे, दबाते और कुचलते चले गए। तो जो एक उग्रवादी तबका था जो फैल रहा था, उसने ये देखा कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, जो शांति और अहिंसक ढंग से जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें तो अंग्रेज आसानी से दबा दे रहे हैं। तो अब बात यहाँ से निकल कर आती है कि हमें उग्रवादी तरीका अपनाना होगा, क्रांतिकारी तरीका अपनाना होगा, और जिस तरह से दमनकारी नीतियों से अंग्रेज हमारे दमन को दबा, हमारे जो विद्रोह उनको दबा दे रहे हैं, अब हमें उग्रवादी तरीक़ों से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना होगा। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो क्रांतिकारी सोच थी भारतीयों में विकसित हुई और बहुत तेज़ गति से फैलती चली गई। आगे हम बात करते हैं, क्रांतिकारी कार्यक्रम जो थे उनके समय समय पर आयोजन किए जाने लगे थे, और इनसे लोगों में इस चेतना का जो है, इस थिंकिंग का जो है वो एक्सपांसन होने लगा, प्रचार होने लगा, है ना। जैसे कि इनमें बहुत सारे एक्शन हुए थे। जैसे अलोकप्रिय अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चाहे बम फेंकने का रहा हो, चाहे सैंडर्स को गोली मारने का केस रहा हो, बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें अप्रिय जो अधिकारी थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, है ना, जिनकी चीज़ों से, जिनकी पॉलिसीज़ से लोग खुश नहीं थे, क्रांतिकारी खुश नहीं थे, उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया, उन्हें मारने की कोशिश की, कईयों को मारा भी गया। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने लोगों के मन पर एक छाप छोड़ी कि अब हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ टक्कर से खड़ा होना होगा, उन्हें हिंसक प्रवृत्तियों से हराना होगा, क्रांतिकारी तरीक़ों से ही हम उन्हें पीछे ढकेल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्य करने की एक अभिलाषा भी जागृत हुई, एक डिज़ायर जागृत हुई कि भाई हम कुछ अपने देश के लिए करें, वो भी ऐसा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ कहाँ किस किस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले बंगाल को देखने वाले हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले बंगाल को देखने वाले हैं। तो हम बात करें, जो पहला क्रांतिकारी समूह 1902 के मिदानपुर में बना था, जो कि ज्ञानेंद्र नाथ बसु के अधीन था। तो पहला जो क्रांतिकारी संगठन था अपनी तरह का, वो 1902 में मिदानपुर में बना, जो कि ज्ञानेंद्र बसु के अधीन था, जो कि बंगाल में हुआ, ठीक है। इसके साथ ही कलकत्ता में अनुशीलन समिति के रूप में भी था एक क्रांतिकारी दल, जिसकी स्थापना पी मित्र और जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी और बीरेंद्र नाथ घोष ने की थी, ठीक है। और ये एक गुप्त तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने वाला एक तरह से संगठन बना, गुप्त तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने वाला एक संगठन बना। आगे हम बात करें अनुशीलन समिति के बारे में, तो 1906 में युगांतर अनुशीलन के भीतर एक समूह जो है वो शुरू किया गया, जो कि एक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका थी, है ना। युगांतर जो थी वो एक क्रांतिकारी साप्ताहिक जो पत्रिका है शुरू की गई, ठीक है। किसके अंदर, अनुशीलन के साथ शुरू की गई है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह के भाषण, स्पीचेस निकाली गई, जो लोग पढ़ सकें, पढ़ने के बाद मोटिवेट हो सकें, जागृत हो सकें, अपने अधिकारों को समझ सकें। और अब जो लोग, जितने भी नेता लोग थे, वो यही चाह रहे थे इसके थ्रू कि वो अपने थॉट जो हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा हम बात करें 1905 से 1906 के बीच की, तो 1905 से लेकर 1906 के बीच कई समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी हिंसा की जो है वो वकालत शुरू कर दी थी, ठीक है। हम बात करें, अलग अलग भारतीय क्रांतिकारी दल थे, लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, जो इस चीज़ के फेवर में थे कि जो उग्रवादी दल है, जो गरम दल है, वो कहीं ना कहीं भारतीय क्रांति की, भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल की, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की चीज़ों को नरम दल की तुलना में, मॉडरेट्स की तुलना में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे ले जा सकता है। तो कई समाचार पत्रों ने इस चीज़ की तारीफ़ की और इस तरह से लोगों में एक माइंडसेट डेवलप होना शुरू हुआ। इसके अलावा 1907 की हम बात करते हैं, तो 1907 में पूर्वी बंगाल के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर
की हत्या का प्रयास भी किया गया, जो कि युगांतर समूह के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाद में उन्होंने बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने की कोशिश भी की। इसके अलावा हम बात करते कुछ और गतिविधियों की, तो 1908 में जब हम पहुंचते तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बम फेंका। ठीक है, क्लियर, जो कि एक घोड़ा गाड़ी पर गिरा। ठीक है, और उन्हें ये लगता था कि यहाँ पर जो एक मुजफ्फर की लोकप्रिय जज थे किंग्सफोर्ड वो होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये जो बम था ये जाकर 2 ब्रिटिश महिलाओं पर गिरा, 2 ब्रिटिश लेडीज़ पर गिरा, जिससे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इस वजह से वो दोनों काफ़ी डर सहम गए। ठीक है, पश्चाताप की वजह से क्या हो गया, प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को बाद में मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी पर टांग दिया गया था। ठीक है, लेकिन जब इस तरह की गतिविधियां हो रही थी कि भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी पर टांगा जा रहा था, उनके ऊपर एक केस चलाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध भारतीय युवा में आक्रोश बन रहा था। और एक खुदीराम बोस के मरने की वजह से 100 खुदीराम बोस थे जो उस चिंगारी से बनकर खड़े हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो शहादत थी उसने कई लोगों को देश के लिए खड़ा किया। आगे बात करें 1908 में, कि 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए पुलिस दास के तहत 12 डकैती की योजना ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा बनाई गई थी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उन एक्टिविटीज़ के लिए फ़ंड तो आपको चाहिए ही, चाहे आप उनके लिए वेपन बनाने की बात करें, चाहे आप उनके लिए वेपन के अलावा उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की बात करें, तो उसके लिए धन की आवश्यकता ज़रूर होती थी, फाइनेंस की आवश्यकता ज़रूर होती थी, और उसके लिए डकैती लूटपाट का सहारा जनरली लिया जाता था। आगे बात करते हैं रासबिहारी बोस की। तो रासबिहारी बोस और सचिन सन्याल ने वायसराय होर्डिंग पर एक बम हमला करने का प्रयास किया जब वह दिसंबर 1912 में चांदनी चौक के एक जुलूस में दिल्ली की नई राजधानी प्रवेश कर रहे थे। ठीक है, अब जब ये बम फेंका गया तो होर्डिंग्स घायल हो गए थे लेकिन मारे नहीं गए थे। ठीक है, और बाद में इन दोनों पर हत्या के षड्यंत्र के लिए एक मुकदमा चलाया गया और दोनों को दोषी ठहराकर फांसी भी दे दी गई थी। कई चीज़ें और इसके साथ होने लगी थी कि हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या मुद्दा हो रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जुगांतर पार्टी ने विदेशों में क्रांतिकारियों के माध्यम से जर्मन हथियार और गोला बारूद मंगाने की व्यवस्था की थी, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद जो है वो सप्लाई हो रहे थे यहाँ से वहाँ। ठीक है, और उसी सीरीज़ में उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए, इन्हीं गतिविधियों का फ़ायदा उठाते हुए जुगांतर पार्टी के लोगों ने अपने लिए भी जर्मन हथियार और गोला बारूद मंगाए ताकि वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध अच्छे तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। इसके अलावा बात की जाए तो कई समाचार पत्र थे, है ना, जैसे कि संध्या है, युगांतर है, इन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन किया और बंगाली युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने पर एक तरह से प्रोत्साहित किया। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में गतिविधियाँ किस तरह से फैल रही थी। महाराष्ट्र में जो थी ये गतिविधियाँ किस तरह से फैल रही थी। तो यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कहानी 1879 से 1879 से शुरू होती है, जब रामोसी वासुदेव बलवंत फाल्के द्वारा रामोसी किसान सेना तैयार की गई थी। तो ये अपनी तरह का महाराष्ट्र में एक पहला क्रांतिकारी समूह बनकर सामने आया था। और 1890 की हम बात करें तो 1890 में तिलक ने शिवाजी और गणपति उत्सव मनाने की घोषणा की। अब इसके पीछे बड़ा रीज़न ये था कि वो युवाओं को एकजुट करना चाहते थे, अपने विचार एक सिंपल सादा तरीके से युवाओं तक पहुंचाना चाहते थे ताकि उनमें क्रांतिकारी जो भावना को वो भर सकें और फैला सकें। वही 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के ब्लैक कमिश्नर रेड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी। इस घटना ने कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया, बहुत सारे लोगों को झकझोर कर रखा। 1899 में मित्र मेला हुआ, ठीक है, जिसमें सावरकर और उनके भाई के द्वारा नासिक में स्थापित एक गुप्त समाज की स्थापना भी की गई। इसके अलावा बात करते कुछ और इम्पोर्टेंट इवेंट्स की। यदि महाराष्ट्र में तो 1904 में वीडी सावरकर ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत का आयोजन किया। तो अभिनव भारत याद रखना वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। वही 1904 में मित्र मेला अभिनव भारत में विलय हो गया था। मित्र मेला जो हमने अभी देखा पीछे बना था वो किसमें, अभिनव भारत में मिल गया था। यहाँ पर यदि आप लोग इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे कि मित्र मेला सावरकर और उनके भाई के द्वारा नासिक में खोजा गया था। और वहीं 1904 में वीडी सावरकर ने जो है अभिनव भारत की शुरुआत की और बाद में 1904 में मित्र मेला और अभिनव भारत दोनों मिल गए और इन्होंने नासिक, पूना और बॉम्बे बम निर्माण के केंद्र के रूप में बाद में उभरे थे। और इनका बहुत बड़ा योगदान क्रांतिकारियों के लिए
हथियार और बम गोला बारूद बनाने में जाता था। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन अनंत लक्ष्मण अभिनव भारत के जो सदस्य थे वह उसके द्वारा मारे गए थे। ठीक है, तो नासिक में जैक्सन को किसके द्वारा माना गया था? अनंत लक्ष्मण के द्वारा माना गया था, जो कि अभिनव भारत के ही एक सदस्य थे। आगे बात करते हैं कि पंजाब में गतिविधियां जो हैं वो किस तरह से फैली थी। यदि हम बात करें कि पंजाब में गतिविधियां किस तरह से फैली थी, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पंजाब में जो श्रेय था गतिविधियों का फैलाने का वो लाला लाजपत राय को जाता था। अजीत सिंह, आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद लालचंद द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की जो है वो शुरुआत की गई थी। और 1908 में यदि बात करें एक डीएसपी की हत्या कर दी गई। तो ये एक मुख्य तौर पर स्पष्ट सीधे तौर पर एक पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी जो कि पंजाब में रजिस्टर्ड की गई, हम ऐसा मान सकते हैं। और 1909 में अम्बाला के डिप्टी कलेक्टर के घर में बम भी फेंका गया। तो इस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी और जो क्रांतिकारी थी वो सीधे तौर पर अब ब्रिटिश शासन की टक्कर में आ गए थे, सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन को चुनौती दे रहे थे। ठीक है, और यहाँ से एक तरह से युद्ध जो है वो छिड़ चुका था क्रांतिकारी और अंग्रेज़ों के मध्य। अब बात करते हैं देश के बाहर। हमने देश के भीतरी हिस्सों में क्रांतिकारी गतिविधियों को तो देखा, अब देश के बाहर भारतीयों के द्वारा किस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था, ज़रा हम उन्हें समझ लेते हैं। तो यदि हम इस बात को समझें तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की और लंदन में पत्रिका द सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। तो लंदन में मतलब जो कि ब्रिटिशर्स का गढ़ था, वहाँ पर जाकर ये गतिविधियाँ स्टार्ट करी। वही 1909 में मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के सहायक कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। भारत सचिव के सहायक कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। और ये मदन लाल ढींगरा जो कि एक अनसंग हीरो रहे इस चीज़ में। ठीक है, हम सभी ने काफ़ी कम नाम सुना होगा मदन लाल ढींगरा का, लेकिन ये एक अनसंग हीरो रहे जिन्होंने वहीं पर जाकर घर में घुसकर लोगों को मारा, एक तरह से ब्रिटिशर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी बहादुरी भरा, उस समय के परिदृश्य में देखें तो एक बहादुरी भरा जो है स्टेप है। वही मैडम भीमका जी कामा ने पेरिस और जिनेवा में संचालन किया और पत्रिका वंदे मातरम जो है वहाँ पर निकाली। और अजित सिंह ने भी अपनी सक्रिय भूमिका इस सब चीज़ों में दी। आगे हम बात करें, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने अन्य भारतीय लोगों के साथ मिलकर एक बर्लिन समिति बनाई जो कि भारतीय स्वतंत्रता का उद्घोष करती थी। और बगदाद, फारस, तुर्की, काबुल को मिशन भेजे गए। ठीक है, और यहीं पर हम बात करें उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा गदर का आयोजन किया गया। तो याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा गदर का आयोजन किया गया। और रामचंद्र भवन सिंह, करतार सिंह सराफ, बरकतुल्ला और भाई परमानंद इसके सदस्य बने बाद में। अब बात करते हैं गदर के बारे में, जिसके अभी हमने पीछे चर्चा की कि ये क्या थी। तो गदर पार्टी की यदि हम बात करें तो गदर पार्टी जो थी वो मुख्य तौर पर एक क्रांतिकारियों का समूह थी और इसने एक साप्ताहिक अखबार द गदर भी शुरू किया था। ठीक है, गदर पार्टी ने गदर के नाम से एक साप्ताहिक अखबार जो शुरू किया था, जो कि एक तरह से हम बोलें क्रांतिकारी, शुद्ध रूप से क्रांतिकारी संगठन था, रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी। और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय स्थापित किया। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय स्थापित किया। और इन क्रांतिकारियों ने मुख्य रूप से पूर्व सैनिक और किसान शामिल थे। तो मुख्य रूप से पूर्व सैनिक और किसान शामिल थे जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में पंजाब से अमेरिका और कनाडा चले गए थे और इन्होंने एकजुट होकर वहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना कर ली। अब बात कर लेते हैं गदर पार्टी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में। तो गदर कार्यक्रम में अधिकारियों की हत्याओं और उनके भय उत्पन्न करना और क्रांतिकारी और साम्राज्यवादी विरोधी साहित्य प्रकाशित करवाना और विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों के बीच काम करना, हथियारों को खरीदना करना और सभी ब्रिटिश उपनिवेश को एक साथ विद्रोह करना था। मतलब इनका एक जो एम बना था वो ये बना था कि जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश हैं पूरी दुनिया में उन सभी जगह से लोगों को एकत्रित करना, वहाँ के नेटिव लोगों को एकत्रित करना और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक व्यापक स्तर पर जो है वो लड़ाई करना इनका लक्ष्य था। और इनके जो प्रमुख नेता थे वो लाला हरदयाल थे, रामचंद्र भगवान सिंह थे, करतार सिंह सराभा थे। ठीक है दोस्तों, वहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट घटना जो आपको याद रखनी होगी कि इनकी योजना में 1914 में 2 घटनाएं, पहले थी कोमागाटा मारू की घटना और दूसरी थी प्रथम विश्व युद्ध द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। तो बेसिकली इन दोनों घटनाओं से ये प्रेरित थे। अब गदर नेताओं ने भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए एक हिंसक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था। तो इसीलिए गदर पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वे हम बात करें विदेशों में स्थित क्रांतिकारियों ने अलग अलग तरह से संपर्क किया गया गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा और बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया गया। तो पूरी तरह से भारत के बाहर बैठे हुए लोगों ने, क्रांतिकारियों ने भारत के भीतर उपस्थित क्रांतिकारियों से साझा किया, संपर्क किया।
ठीक है, बाहर से उनको गोला बारूद पहुंचाए गए। भारतीय जो क्रांतिकारी थे उन्हें पेरिस ऑफ फ्रांस और रूस भी भेजा गया था बम बनाने के लिए, ताकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो क्रांतिकारी मुहिम है भारत की वो और अच्छे स्तर पर की जा सके, स्ट्रॉन्ग की जा सके। और राजबिहारी बोस और सचिन सान्याल को बंगाल के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भी कहा गया था। अब बात हम करते हैं गदर के मूल्यांकन की, कि गदर का काम किस तरह से था और जो गदर है, गदर पार्टी है, उसका क्या अस्तित्व रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में। यदि हम बात करें कि जो गदर पार्टी थी उसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में क्या पार्टिसिपेशन रहा, तो इसमें देखें तो इसमें पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रवाद का प्रचार किया। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थी, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, क्योंकि इससे पहले भारत में जो जात पात थी वो काफ़ी ज़्यादा हद तक थी। तो जितने भी ग्रुप बन रहे थे वो कहीं ना कहीं इन सभी सीमाओं के अंदर थे, वो सभी के सभी ग्रुप इन सीमाओं के अंदर थे, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज से बंधे हुए थे, जिस वजह से क्रांतिकारी समूह या क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो उतने इफेक्टिवली नहीं हो पा रही थी और ब्रिटिशर्स उन्हें आसानी से अपनी दमनकारी नीतियों से दबा दे रहे थे। लेकिन गदर पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष ढंग से लोगों को एकत्रित करने की शुरुआत की और उनका जो एक मुद्दा था वो ये था कि उपनिवेश को ख़त्म करना और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। तो यहाँ पर किसी भी तरह की जात पात का बंधन नहीं था, जिसने गदर पार्टी को एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिट के रूप में प्रेजेंट किया भारत में। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक और सैन्य रूप से यह बहुत कुछ हासिल करने में विफल रहे, क्योंकि इसमें एक संगठित और निरंतर नेतृत्व का अभाव रहा और हर स्तर पर अपर्याप्त तैयारी रही। क्यों? क्योंकि ये बाहर बैठकर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ये इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अपना हेड ऑफिस बनाया, मुख्यालय बनाया, लेकिन ये भारत के क्रांतिकारियों के साथ संपर्क में थे, तो उतने अच्छे तरीके से और इफेक्टिवली ये गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। और कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने इनकी योजनाओं को उतनी अच्छे तरीके से सफल नहीं होने दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला फेज़ है आज ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने गदर पार्टी की स्थापना और गदर पार्टी के कार्यों को देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी कल से जो क्लासेस होंगी वो आपके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।